तो देखो, सबसे पहले आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? HTML है ना, HTML। तो बताओ HTML का फुल फॉर्म। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये एक भाषा है, और ये भाषा कौन रीड करता है? ये भाषा किसके द्वारा पढ़ा जाता है? ये भाषा जो है, ये वेब पेज के द्वारा पढ़ा जाए, वेब ब्राउजर के द्वारा पढ़ा जाता है। वेब ब्राउजर जो हम लोग यूज करते हैं ना, जिससे हम लोग इंटरनेट का पेजेस खोलते हैं, जैसे वेब ब्राउजर बोलने से गूगल क्रोम, उसके बाद में मोजिला, उसके बाद में फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो ये सारा जो होता है सबको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर में हम लोग क्या खोलते हैं? वेब ब्राउजर में हम लोग वेब पेजेस खोलते हैं ना। जो भी पेज खुलता है उसको हम लोग वेब पेजेस बोलते हैं। तो ये जो वेब पेजेस होता है, ये इस भाषा का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। दैट मीन्स HTML लैंग्वेज यूज करके वेब पेजेस बनता है। और ये भाषा किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो वेब ब्राउजर के द्वारा पढ़ा जाता है। अब रहा सवाल, ये एक भाषा है, दैट मीन्स इट इज ए कोड। तो अब ये कोड किस में लिखेंगे? कोड लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। जैसे कि हर एक का कंप्यूटर में नोटपैड होता है, तो नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड का यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर इंटरनेट से बहुत सारा टेक्स्ट एडिटर है, जो भी आपका मन पसंदीदा टेक्स्ट एडिटर होगा आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, इसको भी आप डाउनलोड करके इसमें भी कर सकते हैं। और आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है आपका VS कोड। VS कोड जो है काफ़ी पॉपुलर है, और जितना भी डेवलपर बंदा सब है वो सारा इसी को ही प्रीफरेंस करते हैं। ज़्यादातर, हर एक को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ज़्यादातर जो लोग हैं, जो डेवलपर है, वो VS कोड को ही प्रीफर करते हैं। तो आई होप कि HTML क्या होता है और HTML सीखने के लिए हम लोग को क्या क्या दो चीज जरूरत है वो समझ में आ गया होगा। एक टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम लोग कोड लिखेंगे, और एक वेब ब्राउजर जिसमें हमारा कोड को हम देखेंगे कि हमारा पेजेस कैसा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML का, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि HTML कॉन्सिस्ट लॉट्स ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या होता है कि HTML में एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स क्या होता है? जैसे कि मैं H1 लिखूंगा तो ये एक एलिमेंट है। उसके बाद अगर मैं टेबल बनाने के लिए टेबल लिखूंगा तो ये एक एलिमेंट है। इमेज इंसर्ट कराने के लिए IMG लिखूंगा तो ये एक एलिमेंट है। उसी प्रकार से अगर फॉर्म बनाने के लिए FORM फॉर्म लिखेंगे तो वो एक एलिमेंट है। तो दीज आर द एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को हम लोग टैग के अंदर में लिखते हैं। अब ये टैग क्या होता है? जैसे कि मैं ऐसे करके ग्रेटर देन साइन दूं, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एलिमेंट लिखना होता है, और उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब देखिए, ज्यादातर जितना भी HTML का एलिमेंट है, ज्यादातर जितना भी HTML का एलिमेंट है, वो ओपन टैग के साथ साथ क्लोज टैग भी आता है। अब ये ओपन टैग क्या होता है? अगर मैं इस प्रकार से ग्रेटर देन का यूज करूं, लेस देन और ग्रेटर देन साइन यूज करूं, तो ये कहलाएगा ओपन टैग। और इस तरह से एक स्लैश अगर मैं दे दूं और उसके बाद में मैं कोई एलिमेंट लिखूं, तो ये कहलाएगा क्लोज टैग। तो एक बात तो समझ में आ गया कि HTML में बहुत सारा एलिमेंट होगा, और एलिमेंट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। मगर कुछ एलिमेंट है HTML में जिसको क्लोज करना नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग BR टैग का यूज करेंगे, जब भी हम लोग HR टैग का यूज करेंगे, इस प्रकार से कुछ एलिमेंट है जो सिंगल आता है, उसका क्लोजिंग टैग रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एलिमेंट समझ गए। अब और एक चीज और समझना है हम लोगों को, जैसे कि एट्रीब्यूट।
ATTRIBUTES। अब ये एट्रीब्यूट क्या होता है? देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कि हम लोग इस प्रकार से टैग खोलते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं? एलिमेंट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? एलिमेंट। और उसके बाद स्पेस देकर जो भी हम कुछ भी लिखेंगे वो चीज कहलाएगा एट्रीब्यूट। वो चीज क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट कहलाएगा। और हर एक एट्रीब्यूट का कुछ वैल्यू होता है जिसे हम लोग इक्वल टू देके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का हम लोग क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि एलिमेंट क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है। अब चलिए मैं और एक चीज बता दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को वहां ले जाऊंगा। अब रहा सवाल कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल का वो कैसा होगा। आप कोई भी वेब पेज खोल के देखेंगे तो आपको कुछ तो चीज हर एक पेज में देखने को मिलेगा। एक एचटीएमएल, HTML ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद में आपका आएगा हेड, HEAD, हेड। और हेड के अंदर में हम लोग पेज का इंफॉर्मेशन लिखते हैं। और या तो फिर टाइटल, पेज का जो टाइटल बार में कुछ डिस्प्ले करवाना होता है तो टाइटल टैग का मदद से हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग टाइटल टैग लिखे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेबसाइट टाइटल जो भी देना रहेगा यहाँ देंगे। एंड देन टाइटल टैग को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, TITLE, टाइटल। उसके बाद हेड यहाँ ओपन हुआ था तो यहाँ पे हम लोग HEAD, हेड को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में फिर आपका बॉडी स्टार्ट होता है, BODY, बॉडी टैग। और ज्यादातर जितना भी एलिमेंट्स है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि H1 टैग। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग गोज हेयर। और उसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, H1 को। ठीक है ना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग बॉडी को क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग HTML को क्लोज कर देते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ऐसा लिखना ही पड़ता है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं। देखिए, अब ये जो रहा, ये पार्ट, HTML दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो ये आपका पार्ट है, हेड पार्ट। और दूसरा आपका बॉडी पार्ट। ये दो पार्ट में HTML डिवाइड है। और जो विजिबल पार्ट होता है, जो विजिबल पार्ट है वो बॉडी पार्ट, इट इज ए विजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट ये होता है। और ये जो होता है हेड पार्ट, इट ओनली कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द पेज। इंफॉर्मेशन ऑफ द पेज, पेज का जो इंफॉर्मेशन होता है वो सिर्फ ये रखेगा। ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग इसी का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ। और देखिए, अभी मैं आपको कहाँ लेके आ गया हूँ? यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों को। ठीक है। अब एक फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्लिक करना होगा न्यू फाइल में। देखिए, न्यू फाइल में यहाँ पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल का नाम। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ index.html। अब इस चीज को ध्यान दीजिए कि जब भी आप कोई भी HTML का फाइल बना रहे होंगे, जब भी आप कोई भी HTML का फाइल बना रहे होंगे तो फिर फाइल नेम के साथ, फाइल नेम के साथ .html लिखना अनिवार्य है, जरूरी है। इसको लिखेंगे तभी एक वेब पेज बनेगा, तभी एक ये वेब पेज बनेगा। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि एक HTML फाइल बनेगा, एक HTML फाइल बनेगा। ठीक है। तो क्या जरूरी है? जब भी हम फाइल सेव करेंगे तो .html देना जरूरी है। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको थोड़ा HTML
उसके बाद में आपका हेड एंड देन टाइटल, और फिर टाइटल के अंदर में जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ लिखेंगे, वेबसाइट टाइटल। उसके बाद हेड का नीचे यहाँ पे BODY बॉडी स्टार्ट होगा और क्लोज होगा, और यहाँ पे हम लोग H1 लिखेंगे। H1 का अंदर में जो भी आपको हेड, H1 जो होता है इसे हम लोग हेडिंग टैग कहते हैं। H1 को क्या कहते हैं हम लोग? हेडिंग टैग कहते हैं ना। और उसके बाद अब ये तो हम लोग सेव कर दिए थे, अब इसको ओपन करके देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक फोल्डर ओपन है मेरा, HTML रिवीजन, और यहाँ पे ये फाइल है आपका इंडेक्स। इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में जो हम लोग टाइटल में लिखे थे, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं और इसको हटा दूं और इसको यहाँ पे मैं लेके आ जाऊं, तो अब मुझे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा सुविधा होगा। देखिए गौर करिए, यहाँ पे देखिए टाइटल के अंदर में हम लोग लिखे थे वेबसाइट टाइटल, जो कि यहाँ टाइटल बार में डिस्प्ले हो रहा है। और बॉडी के अंदर में हम लोग H1 टैग के द्वारा हेडिंग दिए थे, जो कि ये वाला मेन पेज, दिस इज द विजिबल एरिया ऑफ द वेब पेज, दिस इज द विजिबल एरिया ऑफ द वेब पेज। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हेडिंग गोज हियर, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग H1 को ही कंप्लीट कर देते हैं। हेडिंग टैग, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हेडिंग टैग। जैसे कि H1 तो आप सबको पता होगा कि ये H1 से लेके H6 तक आता है। अब ये काम क्या करता है H1 से H6 तक, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं H2 कर दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसको भी मैं H2 कर दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट ये जो है इसको मैं H3 कर दे रहा हूँ, और उसके बाद इसको मैं H3 कर दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर इसको मैं H4 कर दे रहा हूँ, और इसको मैं H4 कर दे रहा हूँ इसको भी। देन यहाँ पे H5, और उसके बाद में इसको मैं H5 कर दे रहा हूँ, और नीचे एक और ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं H6 कर दे रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे भी मैं H6 कर दे रहा हूँ। अब इतना करने के बाद वापस से अगर मैं आप लोगों को वेब पेज में ले जाऊं और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूं, तो यहाँ हो क्या रहा है ध्यान दीजिए। जब हम लोग H1 का प्रयोग करेंगे, जब हम लोग H1 का प्रयोग करेंगे तो ये बड़ा आएगा, और उसके बाद जो H2 होगा वो उससे छोटा आएगा। देखिए H3 में जो लिखा हुआ रहेगा वो H2 से छोटा आएगा, और H4 में जो लिखा हुआ रहेगा वो H3 से छोटा आएगा, और H5 में जो लिखा हुआ रहेगा वो H4 से छोटा आएगा, और H6 में जो लिखा हुआ रहेगा वो H5 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सिर्फ H1 से लेके H6 तक का ही टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, H1 से लेके H6 तक का। और ये जो टैग हम लोग लिखे हैं H1, H2, H3, इन टैग्स को बोला जाता है हेडिंग टैग। क्या बोला जाता है? हेडिंग टैग।
ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पैराग्राफ टैग देखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पी। अब पी जो होता है, पी का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? पैराग्राफ के लिए। अब यहाँ पे हमको कुछ भी लिखना है, सपोज देखिए ये बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ आ गया है। मैं व्यू में जाता हूँ और इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये पैराग्राफ मैंने इसमें लिखा। अब गौर करिएगा कि यहाँ पे जो पैराग्राफ है, यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया है ना, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है। मगर जब हम लोग वेब ब्राउजर में देखने जाए यहाँ पे, तो देखिए ये नेक्स्ट मतलब आ रहा है, मगर वो एरिया के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं पेज को बड़ा कर दूं ऐसे करके, तो देखिए हमारा एक ही लाइन में फ्लो है, पैराग्राफ में एक ही लाइन में फ्लो है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेबर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इंटर का स्पेस करूं, यहाँ पे इंटर का स्पेस करूं, नहीं इंटर का प्रयोग करूं, जैसे मैं इंटर मार के इसको नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा हूं, और वापस से मैं अगर आप लोगों को यहाँ पेज दिखाऊं, यहाँ पे वेब पेज में, तो देखिए यहाँ कोई भी असर नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी असर नहीं हुआ। यहाँ हम लोग इंटर का यूज तो किए हैं, मगर क्या मेरा जो वेब पेज है वहां पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां से कोई भी लाइन कट के नीचे आया है क्या? लाइन ब्रेक हुआ है क्या? नहीं। तो एक बात मैं आप सबको और मेंशन कर दूं कि एच टी एम एल में जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो ये सिंगल स्पेस फॉलो करता है। सिंगल SPAC स्पेस फॉलो करता है। मतलब कि अगर मैं दिस लिखूं और उसके बाद में अगर मैं दो बार भी स्पेस को अगर मैं प्रयोग करूं कीबोर्ड से, वो सिंगल स्पेस ही समझेगा, वो सिंगल स्पेस ही लेगा। ठीक है। और अगर मैं इंटर का प्रयोग करके नेक्स्ट लाइन में जाने का कोशिश करूं, नेक्स्ट लाइन में जाने का कोशिश करूं तो नहीं होगा। अगर हम लोगों को नेक्स्ट लाइन में जाना है, एक लाइन को बीच से ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम लोगों को BR टैग का यूज करना होगा। और BR टैग का नाम क्या है? लाइन ब्रेक। BR टैग का नाम क्या है? लाइन ब्रेक। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपल BR लिखूंगा और यहाँ से जो मेरा लाइन होगा वो नीचे चल जाएगा। तो मैं फिर से आप लोगों को वेब पेज में ले जाता हूँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमारा लाइन जो है वो क्या हुआ है, वो आपका ब्रेक हो गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। देखिए यहाँ से लाइन हमारा ब्रेक हो गया। कहाँ से हो गया सर? तो यहाँ से हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग BR का प्रयोग किए थे। ठीक है। उसके बाद में अब एक एलिमेंट ऐसा है HTML में जो इंटर और स्पेस फॉलो करता है। उस एलिमेंट का नाम है PRE, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इसे कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर में अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ कुछ भी लिखूं, जैसे मैं लिख रहा हूं दिस, उसके बाद इंटर दे के मैंने लिखा इज, और फिर मैं ज्यादा स्पेस दे के लिख रहा हूं कि इस इज प्री फॉर्मेटेड टैग, और इंटर मारा मैंने फिर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉलो इंटर एंड SPAC स्पेस, और उसके बाद में अब मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, अगर ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे तो इसमें क्या हो रहा है कि इंटर और स्पेस फॉलो करता है। एक लौता टैक्स है ये, एक लौता टैक्स नहीं, एक लौता टैग है ये जो इंटर और स्पेस फॉलो करता है। इंटर एंड स्पेस फॉलो करता है, और उस टैग का नाम है PRE। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा टैग है जो इंटर और स्पेस फॉलो करता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? PRE टैग।
ओके। अब देखिए, अब हम लोग कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट का बारे में जानेंगे। कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट का बारे में जानेंगे, दैट मीन्स HTML में कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका काम तो यहाँ नहीं है। इसको यहाँ से डिलीट मार देते हैं और यहाँ से भी डिलीट मार देते हैं, तो ऊपर करते हैं। अब सबसे पहला फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ। अब मान लीजिए कि हम लोगों को कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टू मेक ए टेक्स्ट BOLD बोल्ड। तो क्या करना होगा, पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूं। BOLD बोल्ड होता है ना, तो देखिए, अगर मेरे को ये बोल्ड लिखा हुआ शब्द को ही बोल्ड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी टैग का इस्तेमाल करूंगा और ये जो बोल्ड होगा ये बी टैग के अंदर होगा, मतलब बी टैग ओपन एंड बी टैग क्लोज के बीच में हमारा जो भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं वो वहां लिखा हुआ रहना चाहिए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बोल्ड टैग कहाँ पे लिखा हुआ है, बी का ओपन एंड क्लोज टैग के बीच में। तो दैट मीन्स ये आपका बोल्ड होकर आएगा, ये आपका बोल्ड होकर आएगा। चलिए आउटपुट भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोल्ड में है कि नहीं है, ये आपका बोल्ड आ रहा है ना। सिमिलरली और कुछ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इसी को अगर मैं फिर से मैं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, यहाँ मैं पी लिखता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ टू मेक ए टेक्स्ट इटैलिक। अगर इटैलिक करना रहेगा तो उसी प्रकार से हम लोग बी का जगह आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आई का प्रयोग करने से क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो टेक्स्ट है हमारा ये इटैलिक आएगा, ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से टू मेक अंडरलाइन, तो अंडरलाइन अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को यू टैग का यूज करना होगा। ठीक है ना, अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग का यूज करना होगा, हाँ। उसके बाद में अभी देखिए कुछ टैग है, जैसे कि मैं अभी स्ट्रॉन्ग टैग दिखाता हूं आप लोगों को। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टू मेक STRONG स्ट्रॉन्ग टैग्स। तो स्ट्रॉन्ग टैग्स के लिए भी मेरे को क्या लिखना होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखना होगा। अभी मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूं STRONG स्ट्रॉन्ग। तो अब ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है ना, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ चीज को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट को, तो स्ट्रॉन्ग लिखते हैं। अगर इसको मैं दिखाऊंगा तो इसमें कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। जैसे आपको ये बोल्ड हो रहा था, सेम इट इज भी यहाँ पे भी आपको वही लगेगा कि ये सिर्फ बोल्ड करता, मगर वो ब्राउजर जो है ना, वेब ब्राउजर, वो इन दोनों का बीच में जो भी अंतर होगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग एम्फेसिस करना चाहते हैं, एम्फेसिस भी पूरा इटैलिक का जैसे ही काम करेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूं टू मेक टेक्स्ट एम्फेसिस, EMPH क्या होगा स्पेलिंग, EMPHASI समथिंग कुछ होगा स्पेलिंग, आई IZED। ठीक है, एम्फेसिस लिख देते हैं यहाँ पे, एम्फेसिस खाली एस। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्फेसिस है। और इसके लिए देखिए मेन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को इसके लिए टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग को अगर एम्फेसिस का स्पेलिंग में कोई दिक्कत भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। HTML में हम लोग को ये याद रखना है कि भैया पर्टिकुलर कौन सा टैग का यूज हम लोग को करना है वो आउटपुट जानने के लिए। तो अगर किसी टेक्स्ट को आप एम्फेसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको EM टैग का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे देखिए मैंने EM लिखा
और फिर यहाँ मैं जा रहा हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी अभी आपको दिख रहा होगा कि जैसा इटैलिक हो रहा था वैसा ही ये भी हो रहा है। और जहाँ रहा बात है डिफरेंस बिटवीन का, तो वो ब्राउजर जो रहेगा वो समझ जाएगा। उसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि अगर हम लोग को सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट देखना है, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे को मैथ का फॉर्मूला लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ऊपर में मेरे को 2 लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं यहाँ ब्रैकेट लिख रहा हूँ, फिर a, फिर प्लस, फिर b, फिर ब्रैकेट दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं एस यू और p लिख दूँ, तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगा, और फिर मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। पहले तो मैं इतने दिखा रहा हूँ, फिर इस फॉर्मूला को मैं कंप्लीट करूंगा। यहाँ पे जाके अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे गौर करिए कि यहाँ पे जो 2 है ना हमारा, वो ऊपर आ रहा है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर 2 है ये कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ये ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 को मैंने एस यू पी के अंदर लिखा है, और ये जो एस यू पी होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, SCRIPT, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, उसी प्रकार से इसको कंप्लीट कर देते। फॉर्मूला आधा अधूरा फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा है देखने को, तो आगे यहाँ पे क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ a लिखेंगे, फिर एस यू क्या होगा बोलो, एस यू पी ना, और फिर यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद में फिर प्लस, फिर यहाँ पे 2ab, फिर आएगा प्लस, और उसके बाद में फिर b, और फिर स्क्वायर चाहिए तो एस यू बी पी ना, पी। तो शायद मेरे ख्याल से फॉर्मूला हमारा बन गया होगा। एक बार इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा रहा है। अब उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमको H2O लिखना है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है H2O, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लोग को H लिखना होगा, और उसके बाद SUB लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे O। तो यहाँ पे क्या गौर करना है कि हम लोग SUB के अंदर में 2 लिखे थे, तो अब ये नीचे आ जाएगा। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे H और उसके बाद 2 जो है नीचे आ रहा है, क्योंकि इसको SUB टैग के अंदर हम लोग लिखे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी। तो ये सब को हम लोग फॉर्मेटिंग टैग कहते हैं, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग टैग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अब हम लोग देखेंगे लिस्ट एलिमेंट। अब ये लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, अगर आप लोग एमएस वर्ड किए थे, एमएस वर्ड किए थे, तो आप सबको याद होगा कि एमएस वर्ड में हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग किए थे, बुलेट्स एंड नंबरिंग किए थे। बुलेट्स में क्या होता था कि जब हम लोग बुलेट्स का ऑप्शन का चयन करते थे, तो इस प्रकार से बुलेट्स आ जाता था जो भी हम लोग लिखते थे, इस प्रकार से बुलेट्स आ जाता था जो भी हम लोग लिखते थे, कुछ ऐसा ही था ना। और नंबरिंग में क्या होता था कि नंबर आ जाता था, नंबरिंग में क्या होता था, नंबर आ जाता था। तो अब रहा सवाल कि इसी प्रकार से अगर HTML में हम लोग को बुलेट्स और नंबरिंग चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए बुलेट्स के लिए हम लोग यूज करेंगे यूएल, और यूएल का नाम हो गया, यूएल को बोला जाता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या बोला जाता है, अनऑर्डर लिस्ट। और उसी प्रकार से नंबर के लिए हम लोग लिखेंगे ओएल, नंबर के लिए लिखेंगे ओएल, जिसे कहा जाता है ORDER, ऑर्डर लिस्ट। और इसमें एक नया एक लिस्ट और भी है, एक लिस्ट और है, मतलब मान लीजिए कि टेक्स्ट को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि DCA, फिर थोड़ा सा स्पेस होगा, और उसके बाद में आएगा आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आगे आएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे ADCA होगा, फिर थोड़ा स्पेस रहेगा, फिर एडवांस डिप्लोमा
इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार का जो लिस्ट हम लोग HTML में बनाएंगे उसको बोला जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या बोला जाएगा? डिस्क्रिप्शन, CRIPTION, CR, हाँ ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोग DL का यूज करेंगे, ठीक है। अभी आगे मैं आपको पूरा दिखाता हूं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। फिलहाल के लिए मैं इतना बता रहा था। अब ये सबको मैं मिटा देता हूं यहां से और मैं आपको HTML में करके दिखाता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ UL, उसके अंदर में मेरे को लिखना होगा LI, और LI के अंदर में मैं यहाँ लिख देता हूँ APPLE एप्पल, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LI, और यहाँ मैं लिख देता हूँ MANGO मैंगो, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LI, और फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ BANANA बनाना, ठीक है। और ऊपर में थोड़ा अच्छा लगेगा देखने के लिए, इसीलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, अनऑर्डर LIST लिस्ट, ठीक है ना। ये जो है अनऑर्डर लिस्ट है। अभी यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे रखूं, हाँ ठीक है। तो देखिए अनऑर्डर लिस्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अभी सिमिलरली अगर मेरे को ऑर्डर लिस्ट देखना है तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं और इसके नीचे मैं पेस्ट कर दे रहा हूं। और पेस्ट करने के बाद गौर करिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है मगर हेडिंग वही लिखेंगे ना जो हम लोग देख रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट। और यूएल के जगह सिर्फ मेरे को यहाँ पे ओएल लिखना होगा। यूएल के जगह पे सिर्फ हम लोग क्या लिख देंगे, ओएल लिख देंगे। ये ऑर्डर लिस्ट बन गया। और इसका आउटपुट देखेंगे तो अभी ये डिफॉल्ट बुलेट्स का जगह में क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। बुलेट्स का जगह में अब क्या आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में ये फर्क होता है। उसी प्रकार से अगर डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखना रहा हम लोगों को तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DISCRIPTION, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यहाँ पे हम लोग को DL लिखना होगा और यहाँ पे भी हमारा DL बंद होगा। उसके बाद में यहाँ पे LI का कोई काम नहीं है, यहाँ पे LI का कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले लिखना होगा DT, मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है ना। या डाटा टर्म सोचिए, नॉट डिस्क्रिप्शन टर्म, डाटा टर्म। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DCA। उसके बाद में इसके ठीक नीचे यहाँ पे हम लोग को DD लिखना होगा, जिसका फुल फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं डाटा डिफाइन, आई थिंक ना, डाटा डिफाइन। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डिप्लोमा, डिप्लोमा इन COMPUTER कंप्यूटर, APPLICATION कंप्यूटर एप्लीकेशन। और उसी प्रकार से इसी को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे DCA का जगह मैं ADDCA कर देता हूँ और यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, एडवांस। और उसके बाद यहाँ पे मैं DIT कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अब हम लोग अगर यहाँ जाए और एक बार इसको रिफ्रेश करें और नीचे आए तो देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम लोग का कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोग को क्या से स्टार्ट करना होता है, DL से स्टार्ट करना होता है। DL का फुल फॉर्म ही डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो जाता है। उसके बाद DT लिखते हैं। उसके बाद DD में जो भी टर्म को, जो भी डाटा टर्म डिफाइन करना होता है वो हम लोग लिख देते हैं। और इसका आउटपुट जो है वो कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का लिस्ट जो है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि 3 प्रकार का लिस्ट अवेलेबल है HTML में। अब
तीन प्रकार का जो लिस्ट है, पहला आपका अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसमें हम लोग एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट? तो भाई हम लोग टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए हम लोग अनऑर्डर लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हैं। अगर यूएल के बाद यहाँ पे टी वाई पी टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है, क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट के बाद स्पेस देकर हम लोग जो भी शब्द लिख रहे हैं उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो उसी प्रकार से यूएल का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। अब टाइप लिख के अगर मैं यहाँ पे SQUARE लिख दूं ना, तो जो बाय डिफॉल्ट बुलेट्स हमारा गोल गोल आ रहा था वो क्या होगा, स्क्वायर शेप में आएगा। अगर यहाँ हम लोग जाए और ऊपर यहाँ पे जाए और देखे, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं तो नजर आ रहा होगा आप लोगों को, पहले जो ये गोल गोल बुलेट्स था अब ये स्क्वायर हो गया है। उसी प्रकार से अब ऑर्डर लिस्ट में भी हम लोग टाइप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे ओएल का बगल में मैं थोड़ा स्पेस देकर टाइप लिख रहा हूं और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ए कर दूं ना, तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो मेरा यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा था, अब क्या होगा, ABCD डिस्प्ले होगा। उसी तरह से अगर आप स्मॉल ए लिख देंगे तो स्मॉल ABCD आएगा। अगर आप स्मॉल आई लिख देंगे तो स्मॉल में रोमन लेटर आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आई लिख दूं तो अब ये मेरे को स्मॉल में रोमन लेटर देगा, देखिए दे रहा है ना। अगर कैपिटल आई लिख देता तो ये कैपिटल में मेरे को रोमन लेटर देता। ठीक है। अच्छा, ये जो OL है ना, इसके साथ हम लोग और एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे मैं देखिए इसको बाय डिफॉल्ट ये नंबर ही रख रहा हूँ 1 स्टार्ट, तो ये 1 2 3 4 आएगा। मगर और एक चीज क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे START स्टार्ट एट्रीब्यूट का प्रयोग करें और यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूं, तो जो ये 1 से स्टार्ट हो रहा था ये 1 से स्टार्ट ना होकर ये 5 से स्टार्ट होगा। यहाँ देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए 5 6 7, 5 6 7। ठीक है। तो बस इतना ही होता है लिस्ट में। तो अभी आप लोग क्या देखे, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स देखे, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर देखे, उसके बाद लिस्ट देखे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इमेज को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है तो वो हम लोग कैसे करवाएंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं इसको हटाता हूँ, कहाँ रह गया। देखिए पहले मैं आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखिए फोल्डर स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब भी हम कोई इमेज देने वाले हैं ना, तो हम लोग तो IMG टैग का यूज करेंगे। IMG टैग का यूज करने के बाद में SRC हम लोग लिखेंगे और SRC के अंदर में यहाँ पे हम लोगों को अपना इमेज का पाथ देना होता है। दैट मीन्स एड्रेस देना होता है, बताना होता है कि पर्टिकुलर इमेज जो हम लोग अपना पेज में दिखाना चाहते हैं वो इमेज कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे फिलहाल मेरा वाला केस में देखा जाए तो देखिए एक HTML रिवीजन नाम का फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर में फिर से एक, यहाँ पे देखिएगा, एक आपका इमेजेस नाम का फोल्डर है और एक मेरा फाइल है। तो अगर मैं इसको इंडिकेट करूं, मैं आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर में फाइल है इमेजेस नाम का फोल्डर में। देखिए यहाँ पे बहुत सारा फाइल्स दिख रहा होगा, इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4। अब मान लीजिए कि इमेज 1 को हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इसका एड्रेस क्या होगा, एस, हाँ बोलो, हाँ मतलब कि सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस IMA, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, फिर से मैं लिख रहा हूँ। SRC का बारे में मैं बता रहा हूँ, आगे तो IMG होगा ही। तो यहाँ पे क्या होगा, IMAGES। ये IMAGS क्या है भैया, मेरा फोल्डर का नाम। अगर आपका फोल्डर का नाम राम रहीम रोशन कुछ भी रहे तो आप वही लिखिएगा, वहां पे आप इमेजेस लिख के बेकार का परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा फोल्डर का नाम इमेजेस था तो इमेजेस लिखूंगा और उसके बाद मैं अगर इमेज 1 डिस्प्ले करवाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज 1। और साथ ही साथ नोट करने वाला बात यह है
कि जो इमेज का फॉर्मेट होगा डॉट देके वो फॉर्मेट एक्सटेंशन, दैट मीन्स एक्सटेंशन का नाम भी देना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी इमेजेस है वो सब जेपीजी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जेपीजी लिखूंगा। अगर आपका पीएनजी है तो आप पीएनजी लिखिएगा, अगर जीआईएफ है तो आप जीआईएफ लिखेगा। आप देख लीजिएगा आपका क्या फॉर्मेट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और वापस से हम इसको भी हटा देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। और वापस से यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ मैं लिखा हूँ IMG, उसके बाद SRC, उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पे मेरे को लिखना क्या होगा, सबसे पहले फोल्डर का नाम। तो फोल्डर का नाम मेरा इमेजेस है, उसके बाद में स्लैश, और उसके बाद में image1.png, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को पेज में ले जाऊं और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे इतना बड़ा इमेज आ रहा है। इमेज बहुत बड़ा है मेरा जो अभी अवेलेबल है मेरे पास। तो इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे WIDTH वाइड देना होगा इमेज का। तो इमेज का वाइड अगर मैं 200 पिक्सल दे रहा हूँ, एंड देन हम लोग हाइट भी दे सकते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू भी मैं 200 पिक्सल दे रहा हूँ। और वापस से अगर मैं यहाँ जाऊँ, ब्राउजर में जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए अब जो इमेज बहुत बड़ा आ रहा था अब वो छोटा आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसका वाइड और हाइट भी दे दिए हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आया, एक इमेज अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको इमेज एलिमेंट का यूज करना होगा, और सोर्स एट्रीब्यूट यूज करेंगे उसका सोर्स बताने के लिए। और उसके बाद वाइड एट्रीब्यूट देंगे हम लोग। वाइड एट्रीब्यूट का काम होता है उसका हाइट सेट कर, वाइड सेट करने के लिए, और हाइट एट्रीब्यूट का काम होता है उसका हाइट सेट करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और एक एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं इमेज में। क्या एट्रीब्यूट होता है, क्या एट्रीब्यूट होता है, एक होता है आपका ALT, अल्ट एट्रीब्यूट। ये आप लोगों को मैंने नहीं बताया था। अल्ट एट्रीब्यूट का मतलब हो गया अल्टरनेट, ऐसा समझ लीजिए। अब अल्टरनेट मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नॉट और FOUND फाउंड, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नॉट फाउंड, ठीक है ना। देखिए नॉट फाउंड, अब ये काम कब करेगा, ये नॉट फाउंड अभी नहीं दिखाएगा। अगर मैं आप लोगों को वेब पेज में ले भी जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मेरे को यहाँ नॉट फाउंड देखने को मिल रहा है क्या, नहीं। ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि आपका इमेजेस नहीं मिलता है, किसी कारणवश पेज में नहीं लोड होता है। अभी मैं यहाँ पे जानबूझ के इसका गलत नाम दे दिया, तो अब इसका बदली ये तो नहीं मिल रहा ना, तो इसका अल्टरनेटिव मेरे को ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, नॉट फाउंड डिस्प्ले करवाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए नॉट फाउंड ये यहाँ पे आएगा। ये कब आएगा, जब मेरा इमेज सर्वर को नहीं मिला, मतलब सर्वर स्लो है, लोड नहीं हो पा रहा, वेब पेज उसको नहीं ढूंढ पा रहा, एट दैट टाइम वो मैसेज डिस्प्ले करेगा, जो भी हम लोग अल्ट एट्रीब्यूट में लिखे रहेंगे, जो भी हम लोग अल्ट एट्रीब्यूट में लिखे रहेंगे। समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस इमेज हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। इमेज भी समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग देखेंगे कि दो पेज को हम लोग लिंक कैसे करते हैं, ठीक है ना। दो पेज को हम लोग लिंक कैसे करेंगे, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते होंगे तो जाहिर सा बात है, वेबसाइट खोले मतलब कोई लिंक दिखाता होगा, उस लिंक से फिर दूसरा पेज में जाते हैं, फिर कोई लिंक दिखाता है तो तीसरा पेज में दिखा जाते हैं, फिर कोई लिंक दिखाएगा और फिर हम लोग बैक टू द होम पेज वापस आ जाते हैं, ठीक है। तब हाँ, तो देखिए लिंक हम लोग देखेंगे। तो लिंक देखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जैसे कि एक पेज मेरा यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम क्या है, index.html है। और एक पेज में बनाऊंगा अभी जिसका नाम होगा profile.html। आपका मन आप जो भी नाम देना चाहते हैं, लेकिन मैं जो है वो profile.html बनाने वाला हूँ। अब मान लीजिए कि इस पेज के साथ हमको लिंक करना है। इस पेज में एक ऐसा लिंक लिखा हुआ आएगा जिसपे क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ए लिखना होगा। ए का फुल फॉर्म होता है एंकर टैग, और लिंक करने के लिए हम लोग ए का यूज करते हैं, ए टैग का। ए टैग के बाद यहाँ पे मेरे को लिखना होगा HREF, एच रेफरेंस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को
यूआरएल देना होता है। यूआरएल का मतलब जो पेज है उसका मेरे को प्रॉपर एड्रेस देना होता है, प्रॉपर एड्रेस देना होता है। और उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिंक का नाम लिखते हैं। लिंक का नाम मतलब भाई जो यूजर है ना, उसको आप क्या नाम दिखाना चाहते हैं, वो किस नाम पे क्लिक करेगा तब जाके ये पर्टिकुलर यूआरएल में वो पहुंचेगा या उस पेज में पहुंचेगा। अभी फिलहाल हमारा जो यूआरएल है उसका नाम क्या होगा, प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल होगा। क्या होगा, प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल होगा। ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक ही फोल्डर में है। अगर ये दोनों एक ही फोल्डर में ना हो तो फिर अलग पाथ देना होगा। जैसे हम लोग देखे थे कि इमेज वाला में क्या देखे थे कि इमेजेस नाम का फोल्डर के अंदर में हमारा इमेज था। इमेजेस नाम का फोल्डर के अंदर में इमेजेस नाम का फोल्डर था ना, मतलब आईएमजी था। तो हम लोग पहले फोल्डर का नाम दिए थे, फिर स्लैश दिए थे, फिर इमेज, फिर डॉट जेप जो भी एक्सटेंशन था वो दिए थे। तो यहाँ पे भी अगर मान लीजिए कोई फोल्डर होता, फोल्डर के अंदर में फाइल होता, तो पहले फोल्डर का नाम देते, फिर स्लैश देते, उसके बाद में जो हमारा पेज का नाम होता वो देते। ठीक है, तो चलिए इसको करके हम लोग देखते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो एक पेज, एक फाइल हम लोग को और क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ये फोल्डर को मैं बंद कर देता हूँ। एंड देन यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल नाम का एक फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया मेरा फाइल। अभी वापस से मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं आ गया। उसके बाद में यहाँ पे मैं ए लिखा हूँ, फिर एच आर। पहले यहाँ पे मैं हेडिंग देके पेज का नाम लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये कौन सा पेज है, हमारा इंडेक्स पेज, मतलब इसको मैं होम पेज का नाम दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं ए लिखा, फिर एच आर ई एफ रेफरेंस लिखा। और अभी मेरे को कौन सा पेज में जाना है, प्रोफाइल में जाना है। कहाँ जाना है, प्रोफाइल में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में यहाँ पे आपको लिंक का नाम देना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू PROFILE प्रोफाइल पेज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये नाम। ठीक है, ये नाम और आपका जो पेज का नाम है वो में गलती नहीं होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। और रहा सवाल कि यहाँ पे जो नाम है ये लिंक का नाम होता है, इट इज द नेम ऑफ द लिंक नेम, मतलब आप जो नाम देना चाहते हैं रिलेटेड टू योर लिंक, रिलेटेड टू योर लिंक। अब ये नहीं है कि आप यूट्यूब खुलवाना चाहते हैं और वहां पे आप फेसबुक लिंक का नाम दे देंगे तो वो तो कोई मतलब नहीं होगा ना। अब यहाँ पे प्रोफाइल पेज में बंदा को भेजना चाहते हैं और यहाँ पे आप अमिताभ बच्चन लिख देंगे तो कोई मतलब तो नहीं होगा ना। तो उस प्रकार से रिलेटेड जो भी आपका पेज है उससे रिलेटेड आप जो भी नाम देना चाहते हैं लिंक का नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अगर अभी हम लोग जाके देखें, यहाँ पे देखिए गो टू प्रोफाइल दिखा रहा है। जैसे मैं गो टू प्रोफाइल में क्लिक करूंगा तो ये मेरे को प्रोफाइल पेज में लेके आ गया। अब यहाँ कुछ दिख नहीं रहा इसलिए क्योंकि प्रोफाइल पेज जो है वो तो हमारा खाली है। प्रोफाइल पेज में भी तो कोडिंग करना होगा, कुछ लिखना होगा। अगर यूजर को हम लोग, व्यूअर को हम लोग कुछ दिखाना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ये सारा कोड और प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल में आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेम पेज को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। बस मैं यहाँ पे जो इस पेज का नाम होम था, यहाँ मैं क्या कर दूंगा, PROFILE प्रोफाइल कर दे रहा हूँ। एंड देन अब यहाँ पे हम लोग एक लिंक क्रिएट करेंगे जिससे कि वापस हम लोग होम पेज में जा सके। तो अब भाई जो होम पेज है हमारा उसका नाम क्या है बताओ तो कोई मेरे को, इंडेक्स। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखना होगा। क्या लिखना होगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे जो गो टू प्रोफाइल पेज है यहाँ क्या लिखना होगा, जरूरी नहीं है ना इंडेक्स लिखना, वो मेरा होम पेज है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा होम पेज।
ठीक है, लिंक का नाम रिलेटेड टू योर पेज होना चाहिए खाली, है ना। ये जरूरी नहीं है कि मेरा पेज का नाम इंडेक्स है तो मेरे को यहाँ पे गो टू इंडेक्स पेज ही लिखना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, हाँ ये जगह एड्रेस सही से देना है बस। अगर वापस से मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊं और रिफ्रेश कर दूं तो अभी हम लोग कहाँ है, होम पेज में है ना। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए अभी हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग प्रोफाइल पेज में आ गए। और वापस से अगर मैं इसे क्लिक करूं तो हम लोग वापस कहाँ आ जा रहे हैं, होम पेज में आ जा रहे हैं। तो देखिए एक पेज दूसरा पेज के साथ में लिंकअप हो गया है, एक पेज दूसरा पेज के साथ में लिंकअप हो गया है। ठीक है, अब इसमें और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। अगर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे और इस फोल्डर का नाम मैं PAGES पेजेस रख दे रहा हूँ, और उसके बाद में इस फोल्डर के अंदर में मैं एक फाइल बना रहा हूँ, उसका नाम contact डॉट HTML रख रहा हूँ। क्या नाम रख रहा हूँ, contact.html। और फिर प्रोफाइल का जो कोड था इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड contact.html में वापस आ रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे को वापस होम पेज में जाना है, कहाँ जाना है, होम पेज। तो आप स्ट्रक्चर को समझिए, आप अभी स्ट्रक्चर को समझिए। मेन फोल्डर जो है हमारा, वो फोल्डर का नाम क्या है, HTML रिवीजन, HTML रिवीजन। ठीक है ना। और HTML रिवीजन के अंदर में डायरेक्ट एक फाइल है इंडेक्स डॉट HTML। और HTML रिवीजन के अंदर में एक फोल्डर बनाया मैंने पेजेस नाम का। क्या नाम का, पेजेस नाम का। ये भी एक क्या है, फोल्डर है। और इस फोल्डर के अंदर में फिर एक फाइल है, इस फोल्डर के अंदर में एक फाइल है contact डॉट HTML। और इस फाइल से, इस पेज से, ये जो पेज है ना, ये पेज से मेरे को कहाँ जाना है, यहां जाना है। कहाँ जाना है, यहां जाना है। दैट मीन्स मेरे को इस फोल्डर से बाहर आना होगा और इस फोल्डर में जाना होगा, इस फोल्डर से बाहर आना होगा और इस फोल्डर में जाना होगा। तो इस फोल्डर से बाहर आने के लिए मेरे को कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, डॉट डॉट एंड देन स्लैश, डॉट डॉट एंड देन स्लैश। और उसके बाद में हम लोग फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम क्या है, index.html। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे index.html। ठीक है। और HTML से फिर इस पेज का अगर आपको लिंक करना होगा तो आप क्या लिखेंगे, पेजेस, फोल्डर का नाम पेजेस स्लैश contact.html। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये हम लोग कांटेक्ट पेज में है ना, यहाँ जस्ट मेरे को क्या करना होगा, डॉट डॉट दे के स्लैश देना होगा, डॉट डॉट दे के स्लैश। और उसके बाद में अगर मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊँ, अभी यहाँ पे तो मेरा वो पेज, अच्छा ठीक है, हम लोग होम पेज में चलते हैं वापस से। index.php, PHP नॉट PHP, HTML। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे एक लिंक और मैं बना दे रहा हूँ, कौन सा, कॉन्टेक्ट पेज में जाने के लिए। यहाँ पे CONTACT कॉन्टेक्ट। और यहाँ प्रोफाइल का जगह में मैं क्या लिख दूंगा, CONTACT कॉन्टेक्ट। मगर ये लेके जाएगा, मेरे को नहीं लेके जाएगा, क्योंकि contact.html किस फोल्डर के अंदर में है, पेजेस नाम का फोल्डर के अंदर में। देखिए बात समझिए, पहले हम क्या दिए, यहाँ पे फोल्डर का नाम दिए, ये जो है मेरा क्या है, फोल्डर का नाम। और इस फोल्डर के अंदर में मेरा ये फाइल अवेलेबल है, तो उसके बाद में फाइल का नाम दिए। ठीक है ना। अभी अगर हम लोग जाके देखें, अभी हम लोग अगर जाकर देखें, यहाँ पे तो होम में गए, अब ये देखिए कॉन्टेक्ट में क्लिक किए तो हम लोग कॉन्टेक्ट पेज में आ जा रहे कि नहीं आ जा रहे, कॉन्टेक्ट पेज में नहीं, हम लोग कहाँ आ गए, प्रोफाइल में आ गए, नहीं कॉन्टेक्ट पेज ही है। हम लोग कॉन्टेक्ट पेज में कॉन्टेक्ट पेज का नाम नहीं दिए, देखिए यहाँ प्रोफाइल लिखे ना, इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे CONTACT कॉन्टेक्ट, हो गया।
अब वापस आके अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं तो देखिए कौन सा पेज में हम लोग, कांटेक्ट। और अभी यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो होम पेज के साथ लिंक हो गया। ठीक है ना, समझ में आया बात। तो खाली यहाँ पे ध्यान देना है फोल्डर स्ट्रक्चर का बारे में। एक बड़ा फोल्डर है मेरा, ठीक है, मेन फोल्डर। ये क्या है मेरा मेन फोल्डर, जिसका नाम क्या है HTML रिवीजन। अब इसमें मेरा एक डायरेक्ट फाइल है इंडेक्स इंडेक्स डॉट HTML। और एक फाइल था जो कि एक फोल्डर के अंदर था, क्या नाम था उसका, कॉन्टेक्ट डॉट HTML। तो अगर कॉन्टेक्ट डॉट HTML से मेरे को इंडेक्स में लिंक कराना होगा तो फोल्डर से बाहर आना होगा, दैट मीन्स मेन फोल्डर में जाना होगा। तो उसके लिए क्या देना होगा, 2 डॉट देना होगा, उसके बाद स्लैश। 2 डॉट से के स्लैश देते तो इतना समझ जाइए कि आप मेन फोल्डर में आ जाते। कहाँ जाते हम लोग, मेन फोल्डर में आ जाते हैं, ऐसे समझ जाइए। और उसके बाद में फिर जो फाइल को टारगेट करना है, जो फाइल को टारगेट करना है वो फाइल का नाम दे दीजिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ बात। तो हाँ, और इससे मेरे को इसमें जाना था तो सिंपल था भाई, पहले फोल्डर का नाम दिए और उसके बाद उसके अंदर में जो फाइल था उसका नाम दिए। ठीक है, तो लिंक करना भी हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग टेबल देख लेते हैं, टेबल बनाना सीख लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए इंडेक्स वाला पेज में ही चलते हैं, और यहाँ पे जो लिंक था इस लिंक को मैं हटा देता हूँ, खिचिक। देखिए टेबल बनाने के लिए हम लोग को क्या लिखना होता है, टेबल टैग का प्रयोग करना होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1 देते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे TR। अब ये TR का मतलब क्या होता है, ये TR का मतलब होता है टेबल रो। जैसे यहाँ पे मैंने TR लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रो मेरा बन रहा है, एक रो मेरा बन रहा है। ठीक है, अब इस रो के अंदर में कितना डाटा, मतलब कितना TD मैं दूंगा उतना मेरा ये डब्बा बनेगा। तो ये रो के अंदर में मैं TD दूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद वापस यहाँ चलते हैं। और TR का फुल फॉर्म टेबल रो, TR का फुल फॉर्म टेबल रो। और इसके अंदर में मैं देता हूँ TD, और TD के अंदर में मैं यहाँ दे देता हूँ नेम। और उसके बाद फिर मैं यहाँ जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ TD, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ROLL रोल। और उसके बाद में यहाँ पे मैं फिर TD दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ADDRESS एड्रेस। तो अगर इतना तक का कोड अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को टेबल देखने मिलेगा। देखिए ये जो बॉर्डर है टेबल का थिकनेस डिफाइन करता है, मतलब कि वो जो बॉर्डर होगा वो कितना थिकनेस होगा। तो इस प्रकार से एक हमारा टेबल का बॉर्डर बना। और अभी ये जो TR है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आपका रो चालू हो गया, है ना। अब इस रो के अंदर में ये TD कितना TD है, 1 2 3। तो भाई यहाँ पे 1 1 2 3 TD बन गया रहेगा। और ये पहला TD में क्या है, नेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, रोल नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस। फिर हम लोग एक TR और चालू करेंगे तो फिर मेरे को रो मिले, मतलब वो ये नया रो मिलेगा। फिर हम लोग TR चालू करेंगे तो फिर अलग से रो मिलेगा, और उसका अंदर में TD लिख के हम लोग टेबल डाटा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, TR का फुल फॉर्म क्या होता है, टेबल रो। और TD का फुल फॉर्म क्या होता है, टेबल डाटा। ठीक है, टेबल डाटा से हम लोग कॉलम डिफाइन करते हैं, और TR से हम लोग रो डिफाइन करते हैं। अभी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट। देखिए यहाँ पे देखिए, समझ में आ रहा है कि समझाए। ठीक है ना, अगर हमको और रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम TR लिखेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे TD लिखेंगे। अब नेम का सीधा सीधा अच्छा वाला नाम लिख देते हैं हम। उसके बाद रोल नंबर 1,
और उसके बाद फिर TD और एड्रेस BONDAMUNDA बंडा मुंडा। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, समझ में आया ना टेबल कैसे बनता है, क्लियर हुआ। तो अब देखिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ऊपर में एक TR मेरा और होता, और इस TR के अंदर में मैं TH लिख रहा हूँ। TH क्या होता है, टेबल हेडिंग होता है। कुछ हेडिंग वगैरह देना होता है तो हम लोग TH का प्रयोग करते हैं, ना कि TD का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं NICT हेडिंग देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे NICT लिख दिया, मगर गौर करिएगा कि यहाँ पे TR के अंदर में एक तो TD है, एक TH है, और नीचे जितना भी TR है उसमें तीन तीन है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पे एक अलग सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और वो स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, कि जिस जिस TR में तीन TD था वहां पे तो ये बराबर नजर आ रहा है, मगर जो हमारा पहला वाला TR था उसके अंदर में सिर्फ एक ही TH था। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है और इतना एरिया मेरे को खाली देखने को मिल रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा डब्बा है, ये एक TD जो है ये नीचे का तीन TD के साथ बराबर हो जाए, नीचे का तीन TD के साथ बराबर हो जाए। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? कॉलम स्पेन। क्या यूज करना पड़ेगा? कॉलम स्पेन। तो चलिए उसका यूज हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे TH के अंदर में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे COL कॉलम स्पेन। अब जो ये मेरा एक TH है इसको तीन के बराबर करना है, इसीलिए यहाँ मैं तीन लिख दूंगा। और वापस से अगर हम लोग जाएंगे यहाँ और इधर मैं अगर रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पे मेरा जो एक TD था अकेला नजर आ रहा था बेचारा TH, अब वो देखिए तीनों के साथ मिल के आ रहा है। अब काफी हंसी खुशी दिख रही है ना, अभी अच्छा दिख रहा है ना, खुश लग रहा है ना, ठीक है। अब उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पे एक TH मेरा और होता, TH ऐसे करके, और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ रहता। अगर लिखना रहेगा तो मैं लिख दूंगा, फिलहाल कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है हम लोग को, है ना। और यहाँ पे चलिए कुछ लिख ही देते हैं, जैसे कि PHOTO फोटो लिख दिया मैंने। और फिर मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को ले जाऊं और यहाँ पे ऐसे दिखाऊं तो देखिए कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। तो अब ये वाला जो है ना, इसको हम लोग यहाँ नीचे लाना चाहते हैं, मतलब ये एक TH जो है इसको मैं एक दो तीन रो के साथ बराबर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, क्या? रो स्पेन यूज करना पड़ेगा, है ना। तो कहाँ पे लिखेंगे रो स्पेन? TH में ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे, इधर जाएंगे, जैसे हम लोग कॉलम स्पेन लिखे थे उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, रो स्पेन इज इक्वल टू कितना टो है, तीन है ना, तो यहाँ तीन लिख देंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और दिखा रहा हूं, जैसे कि गौर करिए यहाँ पे देखिए ये डब्बा सबका बीच में गैप है ना, ये डब्बा सबका बीच में गैप है, यहाँ पे भी देखिए गैप है। तो ये गैप अगर मैं हटाना चाहता हूँ, यहाँ से अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ। ये जो गैप नजर आ रहा नहीं है, ये जो गैप नंबर, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? सेल के बीच में स्पेस, इसीलिए इसका नाम है सेल स्पेसिंग। तो अगर आप सेल स्पेसिंग कम करना चाहते या बढ़ाना चाहते तो इट डिपेंड अपॉन यू, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैं अभी फिलहाल इसका सेल स्पेसिंग को एकदम हटाना चाहता हूं। तो यहाँ पे टेबल में मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा, सेल SPACING, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दूंगा 0। और वापस से अगर मैं यहाँ जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए अभी यहाँ पे स्पेस जो है वो पूरा हट गया है, सेल सबका बीच में स्पेस नहीं है। उसी प्रकार से अगर ये जो बॉक्स है ना, देखिए यहाँ पे ये जो नेम है, रोल नंबर है, ये सब बॉक्स जो पूरा सटा हुआ है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये सटा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि भाई बॉक्स और
ये टेक्स्ट का बीच में कुछ दूरी आ जाए, बॉक्स और टेक्स्ट का बीच में कुछ दूरी आ जाए, तो हम लोग सेल पैडिंग का यूज करेंगे। हम लोग किसका यूज करेंगे? सेल पैडिंग का यूज करेंगे। यहाँ गए हम लोग और यहाँ पे हम लोग क्लिक किए। आओ भैया, हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेल PADDING, सेल पैडिंग इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। देखिए सेल सबका बीच में स्पेस आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, तो टेबल समझ में आ गया, हम लोग को लिंक समझ में आ गया, और हम लोग को कैसे इमेज डालते वो समझ में आ गया, हम लोग को लिस्ट समझ में आ गया, हम लोग फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखे ना। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्म भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबको मैं हटा रहा हूँ। देखिए एक छोटा सा फॉर्म हम लोग बनाएंगे। फॉर्म के लिए इनपुट एलिमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्म के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा FORM फॉर्म। इसके अंदर में लेबल का यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखा मैंने लेबल, और उसके बाद मैं लिख देता हूं नेम। लेबल मतलब क्या होता है कि कभी भी आप ऑनलाइन फॉर्म देखे होंगे ना, तो ऑनलाइन फॉर्म के आगे लिखा हुआ रहता है ना नेम, और उसके बाद में एक बॉक्स बना हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार का रहता है। तो ये जो नेम है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, लेबल इसके लिए यूज करते हैं। और ये जो फॉर्म, ये जो डब्बा बना हुआ है, तो इसके लिए अलग अलग इनपुट एलिमेंट यूज करेंगे हम लोग। जैसे फिलहाल ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसके लिए हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो अभी अगर मैं वापस से जाऊं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनपुट, और उसके बाद में फिर यहाँ मैं लिखा टाइप इक्वल टू, एंड देन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट। देखिए क्या लिख रहा हूँ? टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा? टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए, तो जो हम लोग लेबल लिखे ना, जो हम लोग लेबल लिखे, यहाँ पे लेबल के अंदर नेम लिखे थे, वो नेम ये है हमारा। और यहाँ पे इनपुट टाइप इजिकल टू टेक्स्ट लिखे, तो जिसके कारण मेरे को एक क्या मिला? टेक्स्ट बॉक्स मिला। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स कैसे लिख मिलेगा हमको? हम लोग टाइप एट्रीब्यूट में अगर टेक्स्ट वैल्यू देते हैं तो हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। क्या याद रखना है कि टाइप एट्रीब्यूट नहीं है, सॉरी, टाइप क्या है? एलिमेंट। टाइप एलिमेंट यूज करेंगे, सॉरी फिर गलत बोल रहा हूं मैं। इनपुट इज एन एलिमेंट, इनपुट इज एन एलिमेंट विच यूज टू क्रिएट फॉर्म्स इनपुट। मतलब फॉर्म के अंदर में बहुत सारा यूजर से इनपुट लेना होता है ना, तो उसको कभी टेक्स्ट बॉक्स दिखाना होगा, कभी रेडियो बटन दिखाना होगा, कभी चेक बॉक्स दिखाना होगा, कभी ड्रॉप डाउन दिखाना होगा। तो ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनपुट एलिमेंट यूज करते हैं, उसके बाद टाइप लिखते हैं, उसके बाद में जिस प्रकार का इनपुट चाहिए हमको, वो हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू देते हैं। अभी हम लोग टेक्स्ट दिए थे तो हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स मिला। अब यहाँ पे हम BR लिख रहे ताकि मेरे को नेक्स्ट लाइन जाना है। ठीक है, और उसके बाद में ये लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ईमेल लिख दे रहा हूँ। और फिर अगर हम लोग यहाँ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ही मिल रहा है, मगर इस बार इसमें ये ईमेल मांगेगा यूजर। ठीक है ना? पूरा ईमेल का जो फॉर्मेट है वही यूजर को बोलेगा कि आप इंसर्ट करिए, नहीं तो वो मेरे को रेड कलर का दिखाएगा या कुछ मैसेज देगा।
उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी लेबल में भी नाम चेंज कर देंगे तो अच्छा होगा ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, और उसके बाद अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पासवर्ड देने को बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ मैं। और टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड अगर हम लोग कर दे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, तो क्या होगा, अगर मैं अभी यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ भी चीज टाइप करेंगे तो वो डॉट 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 आएगा, क्योंकि ये आपका पासवर्ड फील्ड है। ये कौन सा फील्ड है, ये आपका पासवर्ड फील्ड है, ठीक है। उसी प्रकार से अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ और मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को यूजर का अगर जेंडर लेना है, GENDER जेंडर, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे रेडियो बटन का यूज करना होगा। और रेडियो बटन के आगे यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ मेल, और एक रेडियो बटन यूज करना होगा, दो रेडियो बटन देना होगा, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। यहाँ पे फीमेल के लिए। और अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जेंडर दिखा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मेल फीमेल दोनों दिखा रहा है। अब यहाँ मेल में क्लिक कर रहे हैं तो भी ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, फीमेल में क्लिक कर रहे तो भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, या तो वो मेल में लेगा या तो वो फीमेल में लेगा। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नेम एट्रीब्यूट। दोनों रेडियो बटन का नाम सेम कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इसका नामकरण मैं कर रहा हूँ, नाम मैं जी दे रहा हूँ, ये जो रेडियो बटन है इसका नाम क्या है, जी है। और नेक्स्ट जो रेडियो बटन है इसका नाम भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, जी कर दे रहा हूँ। इसका नाम भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, जी कर दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि ये दोनों में से एक ही से वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ हम लोग जाएंगे और उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, एंड देन अब देखिए इसमें लिया ये या इसमें लिया, ये दोनों में एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोनों में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब आगे हम लोग और जाते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए कि एक डिक्लेरेशन है, ये लेबल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। और इस लेबल को इस बार मैं यहाँ दे रहा हूँ, और इसके अंदर में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऑल द एवो इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मी इज ट्रू, ऐसे करके एक डिक्लेरेशन लाइनें सोचिए, है ना। और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स चाहिए, तो यहाँ आप लिखेंगे चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स क्या होता है, तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे। देखिए इस प्रकार से इसको क्लिक करने से ये आपका ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो एक चेक बॉक्स बन जाएगा। बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देखे, रेडियो बॉक्स देखे, इस प्रकार से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स देखे, ईमेल देखे, पासवर्ड देखे। अब मान लीजिए कि बंदा से डेट ऑफ बर्थ लेना है हम लोग को। बंदा से क्या लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ BIRTH, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे मेरे को क्या लिखना होगा, DATE, डेट। बस यहाँ पे मैं डेट लिख दिया और वापस से यहाँ गया और इसको रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे। तो देखिए इस प्रकार से एक ड्रॉप डाउन मेरे को मिलेगा, जिससे कि मेरे को कैलेंडर मिल जा रहा है, जिसमें से हम कोई भी डेट पिकअप कर सकते हैं, है ना। तो डेट लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ जाते हैं। आप मान लीजिए कि उसका फॉर्म फोटो चाहिए, मेरे को फोटो अपलोड कराना है। तो फोटो अपलोड कराने के लिए यहाँ पे मेरे को टाइप में फाइल लिखना होगा, FILE, फाइल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोटो करके। अब
अपलोड फोटो, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। और अगर मैं आप लोगों को अभी यहाँ फिर से ले जाऊं और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे अपलोड फोटो चूज फाइल वाला ऑप्शन आ रहा है। अब उसके बाद में मान लीजिए कि कुछ कोर्स है, ड्रॉप डाउन मेनू से आप सेलेक्टेड करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स। यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, COURSE कोर्स। और अब यहाँ पे इनपुट नहीं यूज करूंगा मैं, इनपुट का बदली यहाँ पे मैं सेलेक्ट यूज करूंगा। देखिए SEL सेलेक्ट। और सेलेक्ट में क्या होता है कि यहाँ हम लोग को देना है होता है ऑप्शन। क्या देना होता है, ऑप्शन। और उसके अंदर में आप जो दिखना चाहते हैं लिखिए। जैसे मैं यहाँ पहला दिखा रहा हूँ, सेलेक्ट COURSE कोर्स आएगा। और उसके नीचे में फिर अलग अलग प्रकार का कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, अलग अलग प्रकार का कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। जैसे पहला कोर्स यहाँ पे मैं DCA दिखाना चाहता हूँ। के बाद दूसरा ऑप्शन जो रहेगा वो मैं PGDCA दिखाना चाहता हूँ। अब उसी प्रकार से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, COP कॉपी नहीं, Ctrl+C दबाने से जो कॉपी होता है वो कॉपी। और यहाँ पे ADCA में कर दे रहा हूँ। और वापस अगर मैं यहाँ जाऊं और उसके बाद इसको रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए इस प्रकार से एक ड्रॉप डाउन आएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप बंदा का एड्रेस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, एड्रेस तो बहुत बड़ा होता है, तो पहले तो यहाँ लेबल लेना होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एड्रेस। और एड्रेस के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए ना हम लोग को, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार से टेक्स्ट एरिया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BR एंड देन अगेन BR। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊं और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए टैक्स एरिया कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये आपका टैक्स एरिया। उसके बाद अब एकदम लास्ट हम लोग सबमिट बटन देखेंगे। यहाँ पे जाता हूं मैं और यहाँ पे इनपुट और देन टाइप =SUBMIT सबमिट अगर मैं लिख दूं, तो क्या होगा, एक सबमिट बटन बनेगा। और बाय डिफॉल्ट नेम जो रहेगा वो सबमिट ले लेगा। देखिए एक बटन बना जिसका नाम सबमिट आ गया अपने से। तो अगर कुछ नहीं देंगे तो उसका नाम बाय डिफॉल्ट सबमिट ले लेता है। मगर आप अपना इच्छा अनुसार इसको नाम देना चाहते हैं, तो आप वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करके जो नाम देंगे वही नाम बटन के ऊपर में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ENTER इंटर। तो अभी यहाँ पे आप गौर करिएगा, जो इस बटन पे सबमिट लिखा हुआ था, अब इसका नाम क्या दिखाएगा, इंटर दिखाएगा। इट इज ए सबमिट बटन बट द नेम इज इंटर। ठीक है। तो आई होप कि आप सबको फॉर्म बनाना भी समझ में आया होगा।